स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक्सीलरेटर्स चल रहे थे जिसके अंदर साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन हम कर चुके हैं। तो साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में पहले साइक्लोट्रॉन की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए आया सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। जो क्या थी, स्पीड जब v टेंड्स टू c हो जाता है उस केस में साइक्लोट्रॉन के अंदर मास बढ़ने लग जाता है। मास बढ़ने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि आयन की फ्रीक्वेंसी घटने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है, टाइम ज्यादा लगने लग जाता है। किस टाइम की बात कर रहे हैं, डीज के अंदर आयंस के मोशन करने के लिए जितने टाइम में एक साइकिल को कंप्लीट करता है, अब पहले की कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगने लग जाता था, जिसके कारण साइक्लोट्रॉन में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ आयन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या होता था, रिटार्डेशन ऑफ आयंस होने लग जाता था, यानी कि डी एक्सीलरेशन शो करते थे। जहां पे आयनों के वेग को बढ़ाना था, उनको त्वरित करना था, उसके जस्ट अपोजिट काम होने लग गया था। इसीलिए हमारा साइक्लोट्रॉन फेल हुआ और हमारे पास एक नई डिवाइस आई जिसका नाम क्या था, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में क्या किया गया, सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन बनाने के लिए, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ आयन दोनों सेम रहे कि दोनों सेम टाइम पे गैप के अंदर एंटर करें। ऐसा चीज को मेंटेन रखने के लिए क्या किया गया, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते थे या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते थे। तो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस थी या ऐसी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड डिवाइस थी कि सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में आयन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया उसको चेंज करने के बजाय एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया गया ताकि दोनों हमेशा सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन में बने रहे। तो ये चीज सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में थी। अब दोनों की एक कंबाइंड कमी थी, वो कमी क्या थी, दोनों के दोनों क्या कर सकते थे, इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। कौन दोनों, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन या फिर साइक्लोट्रॉन। तो दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं कर सकते थे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं बढ़ा सकते थे। इसीलिए हमारे पास एक नया डिवाइस आई थी जिसका नाम था बीटाट्रॉन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर। अपने आज यही करेंगे, ठीक है। तो अपने आज इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर करें। देखो, अगर आप लिंक अप करके चीजें पढ़ोगे तो आपको चीजें याद भी रहने लग जाएंगी। और अगर आप एक टॉपिक कर लिया, उसके ड्रॉबैक्स को देखा नहीं, नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दिया या नया टॉपिक आया ही क्यों हमारे पास, उन सब चीजों को देखने के लिए हमें लिंक बनाना पड़ेगा हर एक टॉपिक में। तो अब अपने कर रहे हैं बीटाट्रॉन, ठीक है। तो बीटाट्रॉन क्या होता है, पेपर में ये दोनों नाम से आ सकता है लेकिन बीटाट्रॉन नाम से ज्यादा आता है। और जो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन है उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन भी बोलते हैं। आपको ये पता है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन भी आ सकता है अगर आपको घुमाना हो तो। इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर यानी कि इलेक्ट्रॉन त्वरित्र या बीटाट्रॉन। ये होता क्या, मैंने आपको कल थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, 2-3 चीजें इसके बारे में हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम उसको फिर से करते हैं, जो भी चीजें हमने पढ़ी थी। तो अपने को पता है कि बीटाट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर, मतलब नाम से क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन को क्या है, हाई वैल्यू ऑफ एनर्जी या हाई वैल्यू ऑफ वेलोसिटी पर क्या करना है, उनको एक्सीलरेट करना है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या करना है, बढ़ाना है, या मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, एक्सीलरेट करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करना है हमें, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उसको लो वैल्यू टू हाई वैल्यू तक अप्रोच करवाना है इलेक्ट्रॉन्स को। तो और हमें ये भी पता है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बीटा पार्टिकल्स। दैट्स व्हाई दिस एक्सीलरेटिंग डिवाइस इज नोन एज बीटाट्रॉन। बीटा पार्टिकल्स के नाम पे इसका नाम क्या डाला गया, बीटाट्रॉन, ठीक है। तो इसका नाम बीटाट्रॉन क्यों आया, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि इस डिवाइस को बीटाट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर क्यों बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेशन देता है ना, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को बढ़ाता है। और दूसरा हमें पता है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज बीटा पार्टिकल, दैट्स व्हाई दिस एक्सीलरेटिंग डिवाइस इज आल्सो नोन एज बीटाट्रॉन, ठीक है। अब बीटाट्रॉन में मैंने आपको क्या बताया था, हम किसको चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है, मतलब एसी सोर्स को तो हम चेंज कर चुके थे। अब जो नई डिवाइस थी उसके अंदर चेंजेस करने के लिए क्या किया गया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना शुरू कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हाई टू लो के बीच में ऑसिलेट करवाना शुरू किया या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना शुरू किया। यानी कि
बीटाट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर किसको चेंज किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को। अब कैसे चेंज किया जाता है, कल मैंने आपको बताया, अगर आप लेक्चर्स को रेगुलरली देखते हो तो आपको चीजें पता है कि हम कैसे, मैंने आपको कैसे बताया था। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमारे पास हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं चेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से। कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से। इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से कैसे, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ले लिए जाते हैं, ठीक है, उन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर कॉइल को लपेट दिया जाता है और फिर क्या किया जाता है, उस कॉइल के जो दोनों टर्मिनल है उसको किसी एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब मुझे पता है एसी सोर्स से कनेक्ट किया है, एसी सोर्स का काम क्या है, साइन वेव या कोस वेव आता है, मतलब हर हाफ साइकिल के बाद जो भी वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स अपनी पल्स को रिपीट करता है, यानी हाफ साइकिल में वो पॉजिटिव पोलैरिटी पे होगा और हाफ साइकिल में वही सोर्स नेगेटिव पोलैरिटी देगा। तो ऐसा क्या किया, अब इस मैग्नेट के ऊपर कॉइल को लपेटा, एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। एसी सोर्स की खासियत है कि उसकी वैल्यू कैसी होती है, ऐसे हाफ साइकिल में पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव, फिर हाफ साइकिल में पॉजिटिव, जस्ट नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव पोलैरिटी पे काम करता है। मतलब जो एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बदलती जा रही है। तो जैसे ही आप इसको सोर्स में क्या किया, कॉइल से कनेक्ट किया, जैसे ही एसी सोर्स से करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो करंट क्या करेगा, इसमें कॉइल में से पास होगा और मैग्नेट की खासियत है कि उससे क्या निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी। अब ये बनी क्या, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी। तो अगर कॉइल एसी सोर्स से कनेक्ट किया है, एसी सोर्स में कनेक्ट करने का मतलब ही क्या, फ्रीक्वेंसी चेंज होती जा रही है, मतलब कॉइल से या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट में से जो करंट पास होता जा रहा है उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज हो रही है या नहीं हो रही, चेंज हो रही है, चेंज होती रहेगी। अगर ये चेंज होती रहेगी तो उसका मतलब क्या हुआ, इस मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलूंगी अब, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करवा दी गई है, इसके अंदर फ्लो करवाई गई है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में से क्या आ रहा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, उसकी वैल्यू भी लगातार क्या होगी, चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा पर्पस है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है, तो वो हमने ऑब्टेन कर लिया, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से। कैसे, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके, एक मैग्नेट लेके उसके ऊपर कॉइल को लपेट दिया गया और उस कॉइल को फर्दर एसी सोर्स से कनेक्ट किया, क्योंकि एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, इसीलिए इस कॉइल में से पास होने वाले करंट की वैल्यू चेंज होगी और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी उसकी वैल्यू भी लगातार बदलेगी ड्यू टू एसी करंट, जिसके कारण क्या होगा, सर्किट के अंदर, या सर्किट में इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी उनकी वैल्यू लगातार बदलेगी, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होना, चेंज होना। तो बीटाट्रॉन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होता है, वो इस तरीके से होता है। अब बीटाट्रॉन काम कैसे करता है, देखो बीटाट्रॉन में देखो, जो जैसे एसी सोर्स था, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में चेंज किया। साइक्लोट्रॉन में तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जैसी मैग्नेट एक बार लगा दी उसके फ्लक्स सेम रहेगा, मतलब होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड वाली मैग्नेट्स लगाई है, ठीक है। फिर ये तो साइक्लोट्रॉन में था। फिर सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में अगर देखा जाए तो क्या हुआ, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में आपको इन तीनों के डिफरेंस भी आ सकते हैं, तो इसीलिए तीनों चीजों को आप ढंग से देखिएगा, तीनों टॉपिक्स को आपस में एक बार सोच के देखो कि क्या इनके बीच में मिसमैचेस चल रहे हैं और क्या मैचेस चल रहे हैं। अब देखो फिर सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन आया, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में क्या किया गया, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया गया लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को सेम रखा गया, वो कांस्टेंट रखा गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास बीटाट्रॉन। तो बीटाट्रॉन में क्या किया गया, एसी सोर्स को तो सेम रखा गया लेकिन किसको चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड को। अब देखो, अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड कैसा लगाया, चेंज होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एमएफ लिख रही हूँ। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को मैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल सकती हूँ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा जिसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बदलेगी नहीं। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बदलेगी। अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे बदल गया, आपको यहाँ पे अभी पता चल गया होगा कि कैसे बदल रही थी, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म, जैसे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है कि सर्कुलर पाथ पे मोशन देना आयन को, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे तो मैं ये आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एमएफ लिख रही हूँ, उसका काम क्या था, सर्कुलर या स्पाइरल मोशन देना, है ना। अब ये जो नया पंगा लगा दिया
मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, मैं इसको EF लिख रही हूँ। इसका काम क्या है, एक्सिलरेशन देना, एक्सिलरेट लिखना, ठीक है। अब नई जो चीज आई है ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या चीज है, तो इसके अब दो काम होते हैं। पहला तो लॉरेंज फोर्स, जो आपको पता है, ये लॉरेंज फोर्स आपको पता है ना क्या होता है, F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस V, यानी कि सर्कुलर पाथ देना या फिर आयंस को क्या करना, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना, ठीक है। क्या करवाना, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, यानी कि पहला काम तो वो सेम ही रहा जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, कैसा, सर्कुलर मोशन। तो अब जो नया काम क्या आया आपको, आपने फर्स्ट ईयर में EMF पढ़ा हुआ, फेराडेज लॉ पढ़े हुए, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। उसके हिसाब से क्या आता है, जब किसी क्लोज्ड सर्किट के अंदर या किसी कॉइल के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण क्या होता है, EMF प्रोड्यूस होता है। ये चीज आप पढ़ चुके हो ना। जैसे ट्रांसफार्मर के एग्जांपल लेते हैं, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स लगे होते हैं, प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल लगे होते हैं। प्राइमरी कॉइल में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है, तो सेकेंडरी कॉइल्स में ऑटोमेटिकली EMF आता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्रोड्यूस, यानी फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम काम करना शुरू कर देता है। तो वही चीज यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो काम करेगा ही करेगा। कैसे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम आप अच्छे से तरीके से जानते हो, आप ट्रांसफार्मर भी पढ़ चुके हो, आप फैराडे के दोनों लॉज भी पढ़ चुके हो। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या होता है, जब किसी क्लोज्ड सर्किट के अंदर, बंद परिपथ के अंदर या फिर किसी कॉइल के अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने के कारण क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF मिलता है। मतलब EMF क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो दो काम होंगे, एक तो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड होगा, और ये इंड्यूस्ड EMF क्या है, ये एक तरीके का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही होता है ना EMF, यानी कि एक तरीके का पुश होता है। इसको मैं इतने डीप में नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, 12th में भी आप पढ़ चुके हो और फर्स्ट ईयर में भी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप अपने नोट्स खोलो, बुक खोलो और उसको देखो। तो कॉइल के अंदर जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है, तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग EMF प्रोड्यूस्ड होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। और EMF इंड्यूस्ड यानी EMF होता क्या, तरीके का पुश होता है ना। तो इंड्यूस्ड EMF के कारण क्या मिलता है, आयंस को पुश यानी कि एक्सिलरेशन मिलता है। तो अब देखो, अब बीटाट्रॉन की जो बेसिक अपने को करना था ना, उतना हम कर चुके हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, वापस से देख लेते हैं एक बार क्या किया गया। बीटाट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स को हाई वैल्यू ऑफ वेलोसिटी पर एक्सेलरेट किया जाता है, एंड वी नो दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज बीटा पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है इस डिवाइस में, इसीलिए इसका नाम बीटाट्रॉन रखा गया। और इसके अंदर यूज कैसा करते हैं हम, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से। पेपर में ये चीजें नहीं बनानी, समझने के लिए कि किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर कॉइल लपेटी तो AC सोर्स से करंट फ्लो करवाया। अब AC सोर्स से जो करंट मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, हर हाफ साइकिल के बाद खुद को रिपीट करती है, बदलती है। तो AC सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो रही है, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होनी शुरू हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण हमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जो हमारा पर्पस था वो हमें मिल गया। तो इसको मैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल सकती हूँ। चेंजिंग मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के दो काम होते हैं, एक तो लॉरेंज फोर्स जो हर बार हम करते आ रहे हैं, चाहे वो साइक्लोट्रॉन किया चाहे सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन किया, दैट इज सर्कुलर और स्पाइरल मोशन देना। तो वो आयंस को दे रहे हैं, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। अगर सर्कुलर या स्पाइरल मोशन किसी की हो रही है तो मतलब जो करवा रहा है किसी की सर्कुलर मोशन, मतलब वो सेंट्रीपिटल फोर्स उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करवा रहा है। अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है तो मतलब सर्कुलर पाथ पे मोशन होगी। और दूसरा, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग अपने को पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण EMF इंड्यूस्ड होगा, एंड दिस EMF इंड्यूस्ड क्या काम करेगा, एक्सीलरेशन देगा। किनको, आयंस को, या मैं बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि बीटाट्रॉन काम ही किसका के लिए करता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए करता है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। देखो इसके अंदर पता है क्या आता है, जैसे कि ये दो मैग्नेट्स होती हैं, मतलब अगर इसको ऊपर से देखे जाए तो वो ऐसा होता है, ठीक है। ये मैग्नेट्स वही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है जो होनी होती है। अपने को कैसी चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वाली मैग्नेट्स चाहिए, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स चाहिए। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में क्या किया जाता है, उस बीटाट्रॉन की जो डोनट होती है उसको रखा जाता है। अब ये डोनट क्या होती है,
इसको डफनट भी बोलते हैं कई लोग, और हिंदी में इसको डोनट भी बोला जाता है। ठीक है, तो चाहे मैं डफनट बोलूं चाहे डोनट बोलूं, बात एक ही है। मतलब उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में बीटाट्रॉन की डिवाइस रखी जाती है। तो ये तो उसकी मतलब टॉप व्यू है। अगर इसको ढंग से देखें कि ये डफनट होती कैसी है, तो वो देखते हैं। रखी कैसे, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में उस बीटाट्रॉन की डफनट को रख दिया जाता है। तो मैं ये डायग्राम रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर देखो कैसे होता है, ये डोनट शेप कुछ ऐसी होती है। तो ये डफनट की शेप होती है, थोड़ी सर्कुलर शेप होती है। तो पता नहीं कैसी शेप बन रही है मेरे से, इस तरीके की थोड़ी सर्कुलर ही मान लो आप इसको, कि ये सर्कुलर बनाने की मैंने, या अपने बनाते हैं सर्कुलर, जैसी भी बनी है। देखो ये सर्कुलर होता है। सबसे पहले तो जो डोनट या डफनट शेप होती है वो सर्कुलर होती है, या इसको डोनट भी बोला जाता है। यानी कि बीटाट्रॉन के क्या अंदर क्या होती है, डफनट शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। यानी डफनट या डोनट का यूज किया जाता है। उस डोनट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सिलरेट करवाया जाता है। वो भी कैसे पाथ पे, एक कांस्टेंट रेडियस वाले पाथ पे। मतलब जो डॉटेड डॉटेड शो करा रही हूँ, कांस्टेंट रेडियस पाथ ऑफ, यहाँ पे लिख रही हूँ। या डायग्राम वापस से बनाए, एक मिनट के लिए वापस से बनाते हैं। चलो पढ़ा रहने देते हैं। कांस्टेंट रेडियस सर्कुलर पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये जो शेप होती है उसको बोला जाता है डोनट। इस डोनट शेप के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जैसे साइक्लोट्रॉन कर रहे थे या सिंक्रो साइक्लोट्रॉन कर रहे थे, जब डीज के अंदर आयन घूमते हैं तो इनकी हर बार रेडियस बढ़ती है। और होता क्या है, रेडियस बढ़ती है। और जैसे जो हमारी थी सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, उसमें 1d का यूज किया जाता था, उसके अंदर भी हर बार रेडियस बढ़ रही थी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, बीटाट्रॉन में रेडियस हर बार नहीं बढ़ती। इलेक्ट्रॉन्स को एक कांस्टेंट रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे ही घुमाया जाता है। बीटाट्रॉन की स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है, इस डोनट की शेप ही ऐसी होती है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो हर बार बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन तो हर बार मिलेगा, लेकिन कांस्टेंट रेडियस पे रहकर उसकी रेडियस बार बार चेंज नहीं होगी। यानी कि जो सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है उसकी वैल्यू बार बार बदली नहीं जाएगी। इसका रीजन ये क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते जा रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू लगातार बदलती जा रही है तो लगातार एक तो उसको सर्कुलर मोशन मिलेगी मिलेगी। लॉरेंज फोर्स काम कर रहा है, ये लॉरेंज फोर्स ही होता है ना, QEB। तो लॉरेंज फोर्स तो उससे सर्कुलर मोशन देगा, लेकिन EMF भी मिलेगा। EMF क्यों मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो फैराडेज लॉ बताते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड EMF होगा। और उस इंड्यूस्ड EMF का काम है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सिलरेट करना या इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने का काम है। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है, डोनट के अंदर सेंटर में टारगेट रखा जाता है। जब मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसके बाद उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है, टारगेट पर स्ट्राइक करवा दिया जाता है। डोनट शेप की एक स्ट्रक्चर को तो वैक्यूम पंप से जोड़ा जाता है ताकि इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करवाया जाए, और दूसरी जगह पे ऐसी डिवाइस लगाई जाती है जो इलेक्ट्रॉन बीम दे सके। तो मुझे इलेक्ट्रॉन बीम के लिए तो अच्छा खासा पता है कि हम इलेक्ट्रॉन गन का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गन होती कैसी है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे एक फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट के आगे एक ग्रिड लगी होती है। उस ग्रिड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम को एनोड्स की तरफ एक्सिलरेट करवाना। यहाँ पे जो होते हैं एनोड्स लगे होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप कर चुकी हूँ। और अगर आपको नहीं पता तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको एक्सप्लेन भी करवाई जा चुकी है। तो हर बार एनोड्स में से जो निकलते हैं, एनोड्स को अलग अलग पोलैरिटी पे रखा जाता है। जैसे इन और भी, जैसे कि इन दोनों को तो सेम पोलैरिटी ऑफ बैटरी से जोड़ा जाएगा, इसको अदर टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ये एनोड्स में से पास आउट होती जाएगी,
वैसे वैसे यहाँ से फिलामेंट को जैसे ही गर्म करेंगे, टंगस्टन का फिलामेंट होता है जिसका वर्क फंक्शन कम होता है, वर्क फंक्शन कम मतलब थोड़ी सी हीट देने पे क्या हो जाएगा, फिलामेंट्स में से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इस ग्रिड की हेल्प से नैरो बीम में जाते हैं और इस एनोड की तरफ एक्सिलरेट होते हैं। एनोड की तरफ जैसे एक्सिलरेट होते हैं तो हर बार उनको एक्सिलरेशन मिलता है और नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता है। तो वो नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से इसके अंदर एंटर करेगा। अब इलेक्ट्रॉन गन से जैसे ही अपने ने क्या किया, ये डोनट शेप की तो काम पूरा हुआ क्या, वैक्यूम पंप से वैक्यूम क्रिएट किया कांस्टेंट रेडियस के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ने अपना काम करना शुरू किया कि लॉरेंस फोर्स इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा और इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सर्कुलर पाथ के साथ साथ। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, एक्सिलरेशन देगा और उसी एक्सिलरेशन के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ेगी और जब मैक्सिमम वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन जितने में चाहिए थे वो मिल जाएंगे तो उसको उसके ऊपर क्या किया जाता है, टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवा दिया जाएगा। तो इसकी वर्किंग होती है, डोनट शेप ऐसी होती है कि एक साइड से वैक्यूम पंप से जोड़ा जाता है और दूसरी टर्मिनल को इलेक्ट्रॉन गन से जोड़ा जाता है और इसके अंदर यहाँ पे ऐसे दो मैग्नेट्स लगी होती है, ये वाली दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाई जाती हैं जो ईएमएफ और लॉरेंस फोर्स दोनों प्रोवाइड कराती है। तो ये तो डोनट का काम हुआ। अब मुझे पता है फैराडे ने जो बताया कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडे के नियम से इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, ईएमएफ E इज इक्वल्स टू रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस d∅ ओवर में dt के इक्वल होता है। ये चीजें आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आपको बहुत डीप में नहीं बता रही हूँ। मेरे हिसाब से फैराडे का नाम सुन के आपको याद आ गया होगा कि किस तरीके से होता है। यहाँ पे फाई जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है और E क्या होता है, ईएमएफ होती है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स और ये हुआ ईएमएफ। तो इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 1। और अगर मुझे वर्क डन निकालना हो तो इसमें क्या कर रही हूँ मैं, बीटाट्रॉन की कंडीशन निकाल रही हूँ। जब आपको बीटाट्रॉन की स्ट्रक्चर लिखनी है तो आप डोनट के बारे में लिखोगे, जब वर्किंग लिखनी है तो आप ये बताओगे कि मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, जो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जिसकी वैल्यू चेंज होगी इलेक्ट्रॉन गन से। जैसे इलेक्ट्रॉन एग्जिट करेंगे या इसके अंदर इंजेक्ट करवाए जाएंगे वैसे ही इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को जो लॉरेंस फोर्स होगा वो सर्कुलर पाथ वाले, कौन से सर्कुलर पाथ, कांस्टेंट रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे घुमाएंगे। और ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो फैराडे के नियम के अनुसार ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उस ईएमएफ इंड्यूस्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स को एक्सिलरेशन मिलेगा और जब मैक्सिमम अमाउंट तक इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेट हो जाएंगे तो उनको टारगेट पे स्ट्राइक करवा दिया जाएगा। तो इसकी वर्किंग लिखोगे आप। और फिर देखो मुझे ईएमएफ पता है फैराडे के नियम से माइनस d∅ ओवर में dt के इक्वल होता है रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, किसके बराबर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल आता है। तो मुझे वर्क डन पता है, मैं कैसे निकाल सकती हूँ, चार्ज इनटू ईएमएफ से निकाल सकती हूँ। तो मुझे चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, माइनस E और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस d∅ ओवर में dt, किसकी वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वर्क डन W की E d∅ ओवर में dt, इसको कोई दे देना इक्वेशन नंबर 2। एक और वर्क डन मुझे पता है कि वो कितना होता है, इन चीजों को मैं रिमूव कर रही हूँ यहीं पे, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। एक और मुझे वर्क डन पता है वो कितना होता है, थोड़ा सा साइड पे लिखेंगे इसको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यही होता है। अब देखो डोनट शेप के अंदर ये डोनट शेप इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कांस्टेंट रेडियस पे घुमाने का काम क्यों कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घुमाने के साथ साथ क्या काम कर रहा है, एक्सिलरेशन प्रोवाइड करवा रहा है। एसी सोर्स इस मैग्नेट्स के साथ ही कनेक्टेड है, ये मैं सोचना एसी सोर्स लगाएंगे हम। अब देखो कांस्टेंट रेडियस पे घुमा रहे, मैं मान लेती हूँ कि ये जो सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसकी रेडियस है r, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अगर सर्कुलर पाथ की रेडियस r है तो मुझे पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल कितनी दूरी ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे जितनी उसकी सर्कमफेरेंस होगी।
यही होगा ना, जितनी किसी वृत्त की परिधि होती है उतनी कुल दूरी तय की जाती है, जितनी किसी सर्कल की सर्कमफेरेंस होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकेगा। मतलब अब डिस्प्लेसमेंट कितनी बनेगी, मुझे पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है किसी सर्कल की 2πr। कैसे मैंने ये निकाला पता चला, मैंने मान लिया जो कांस्टेंट रेडियस पे इलेक्ट्रॉन मोशन करते जा रहे हैं सर्कुलर पाथ में उसकी रेडियस r है, और मुझे देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितनी दूरी इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं। तो मुझे पता है अगर मैं इस सर्कुलर पाथ की परिधि निकाल लूं, सर्कमफेरेंस निकाल लूं, तो मैं बता सकती हूँ कि कितनी दूरी तय करेंगे। तो इस फॉर्मूले में मेरे पास फोर्स आया F, मैंने मान लिया वो F और ये वर्क डन W है। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आया, 2πr के। कैसे डिस्प्लेसमेंट आया, जितनी सर्कमफेरेंस थी उतनी इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते। तो इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखो, दोनों वर्क डन है तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 या फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 मुझे पता है एक वर्क डन है E d ओवर में dt और दूसरा वर्क डन किसके आया F इंटू 2πr के। तो यहाँ से जो मैं फोर्स निकालूंगी यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स फील कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में मोशन करते टाइम जिसके कारण वो एक्सीलरेट हो रहे हैं, तो वो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स है कौन सा, जो मैग्नेटिक फील्ड यानी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स को ईएमएफ से पुश मिल रहा है, ईएमएफ एक फोर्स लगा रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं। तो उसको मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकती हूँ क्योंकि ईएमएफ के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो पुश इलेक्ट्रॉन्स को मिल रहा है जिसके कारण वो एक्सीलरेट हो रहे हैं। एक्सीलरेट क्यों होंगे, क्योंकि हमें पता है फोर्स F इज इक्वल्स टू ma होता है। अगर फोर्स किसी चीज के ऊपर लगेगा तो एक्सीलरेशन अपने आप ही आएगा, तो जो एक्सीलरेटर्स का काम है वो हमारा फुलफिल हो जाएगा यहाँ से। तो अगर मैं फोर्स निकालूं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालूं, उसकी वैल्यू क्या आएगी, E/2πr d ओवर में dt। इसको दे लेना आप इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे पता है एक फोर्स और काम कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो चेंजिंग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण मिल रहा है। एक और फोर्स काम कर रहा है, वो कौन सा फोर्स है, देखो वो फोर्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें दो फोर्स देता है। पहला फोर्स तो वो देता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण, जिस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को बढ़ाने के लिए जो फोर्स काम कर रहे हैं, इसमें हमेशा एक्सीलरेशन होगा, डी एक्सीलरेशन भी हो सकता है, कब होगा बताऊंगी आपको। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो फोर्स लगा उसका नाम आया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब एक और फोर्स है जो कौन सा है, लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स क्या कर रहा है, आयन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। तो मुझे लोरेंज फोर्स की वैल्यू पता है, लोरेंज फोर्स की वैल्यू कितनी है, F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। यहाँ पे भी देखो डोनट शेप स्ट्रक्चर में मैंने मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाई है, सर्कुलर मोशन हो रही है इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, इस तरीके से, मतलब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, मैग्नेट्स लगाई ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी या तो ऐसे नॉर्थ टू साउथ, अगर ये नॉर्थ हो तो आएंगी ऐसे, मतलब इनकी डायरेक्शन तो इस तरीके की हुई। और आयन कैसे मोशन कर रहा है, इस तरीके की, मतलब आयन इस प्लेन पे मोशन कर रहा है जिसके कारण आयन की जो वेलोसिटी होगी वो क्या आ जाएगी, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वी नो V इज परपेंडिकुलर टू B, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। तो इतने बड़े बड़े स्टेप लिखने से अच्छा मैं F को QVB ही लिख दूंगी, ठीक है। और मुझे पता है ये जो फोर्स है लोरेंज फोर्स, ये किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। तो मैं इसको सेंट्रीपिटल फोर्स QVB के बराबर लिख देती हूँ, किसको, mv² अपॉन r के, एक v से एक v कैंसिल, बचा क्या, QB इज इक्वल्स टू mv अपॉन r। अब मुझे यहाँ से r की वैल्यू निकल सकती है, या मैं इसको p अपॉन r लिख दूं, जहां p क्या होता है, मोमेंटम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, p की m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है, मैंने p लिख दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, p अपॉन QB, यही है। या एक मिनट रुको, अपने p की निकालते हैं वैल्यू, क्योंकि मैं एक रिलेशन बनाऊंगी। अब यहाँ से p की वैल्यू कितनी है, QB
आर। यही वैल्यू आई, इसको कोई इक्वेशन नंबर दे लो 5। ठीक है, अब मुझे पता है ये तो है संवेग यानी मोमेंटम। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है बल। तो मुझे पता है F इज इक्वल टू dp अपॉन dt के बराबर होता है। मुझे dp की p की वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ से dp अपॉन dt की वैल्यू निकाल सकती हूँ। p की वैल्यू क्या है, qbr अपॉन dt। अब मुझे पता है q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट, मैं इसको e लिख दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लूं चार्ज का, या चलो नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लेना चाहो तो ले लो, मैं यहाँ पे भूल गई कि यहाँ पे मैं e ले रही हूँ, तो इधर मेरे को e लेना चाहिए था। एक बार ये चीज आप सेट कर ही लो, इसको e ले लेते हैं। तो छोटी सी चीज मैंने चेंज किया, मैं वो बता रही हूँ आपको। मैंने क्या लिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन में हर बार ई ले रही हूँ, तो मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड ले लिया, यहाँ पे भी वो मैग्नीट्यूड ई लिख दिया, यहाँ पे भी ई लिख दिया। जहाँ पे मैंने पहले क्यू लिखा था ना, आप ई लिख दिया, क्योंकि बीटाट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेशन मिलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ई लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ई बी आर। मुझे पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रॉन को चाहे किसी भी डिवाइस में यूज कर लो, कहीं पे भी ले जाओ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कभी बदला है क्या, कभी नहीं बदला। बीटाट्रॉन की खासियत क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या कांस्टेंट रेडियस पे सर्कुलर पाथ दे रहा है, कांस्टेंट रेडियस पे सर्कुलर पाथ दे रहा है, मतलब आर भी कांस्टेंट ई भी कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई इंटू आर डीपी अपॉन dt। इसको दे लो इक्वेशन नंबर 6। अब समीकरण 4 और ये समीकरण 6 दोनों क्या है, एक फोर्स है, तो मैं दोनों को क्या कर सकती हूँ, आपस में इक्वेट कर सकती हूँ। तो समीकरण 4 और 6 को जब मैं इक्वेट करूंगी तो मेरे पास एक वैल्यू आई E अपॉन पता नहीं क्या चीज है, उधर देखते हैं, d5 अपॉन dt इज इक्वल्स टू ई आर dv अपॉन dt के इक्वल आता है। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम से ये आ गया, इधर क्या है, अपॉन 2 पाई आर, अपॉन 2 पाई आर। ये आर टू ये आर, सॉरी ये ई से ई कैंसिल, तो यहाँ से d5 अपॉन dt क्या आया, 2 पाई r इंटू आर, दैट इज आर स्क्वायर dv अपॉन dt। अब मैं अगर इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दूं, ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, तो मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, इसका इंटीग्रेशन करूं, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, d5 अपॉन dt का इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, 5 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका करूंगी तो b। तो ये क्या बनी, एक इक्वेशन बनी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक इक्वेशन बनी जिसको बोला जाता है बीटा-ट्रॉन कंडीशन। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है बीटा-ट्रॉन कंडीशन, बीटा-ट्रॉन प्रतिबंध को व्युत्पन्न कीजिए, तो आपको यहाँ तक करना है। एक बार फिर से देखते हैं क्या करते हैं, फिर अपने आज वाली क्लास को ओवर करेंगे। बीटाट्रॉन था क्या, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को बीटा पार्टिकल्स बोलते थे, इसीलिए इसका नाम बीटाट्रॉन आया। उसके बाद हमें पता है इसके अंदर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के दो काम, एक तो जो हमेशा करता आ रहा है सर्कुलर मोशन देना, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराना, दूसरा हमें पता है फैराडे के नियम से अगर किसी कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसके कारण चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण ईएमएफ प्रेरित होता है, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। और इंड्यूस्ड ईएमएफ एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक तरीके का पुश प्रोवाइड करवाता है, एक तरीके का फोर्स प्रोवाइड करवाता है, किसके लिए, एक्सिलरेट करवाने के लिए, बिकॉज वी नो दैट F इज इक्वल्स टू mn एंड फोर्स विल एक्सिलरेट एनी आयंस, और डी एक्सिलरेट भी हो सकते हैं, कैसे होते हैं आपको बताऊंगी, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसको। तो फिर अपनों ने क्या देखा, उसकी शेप देखी, डोनट शेप स्ट्रक्चर, एक तरीके से एक तरफ से वैक्यूम पंप, दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन गन, बिकॉज हमें इलेक्ट्रॉन बीम चाहिए जिसको एक्सिलरेट कराना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स M2S या S2N कब भी हो, लेकिन V इज परपेंडिकुलर टू B ही होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण क्या होगा, या इस मैग्नेटिक फ्लक्स या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट रेडियस वाले सर्कुलर पाथ के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सिलरेशन भी मिलेगा। तो वो चीज आप वर्किंग में लिख लेना और इसकी स्ट्रक्चर में भी लिख लेना। फिर मुझे पता है ईएमएफ फैराडे के नियम से वो ये होता है, और वर्क मैं निकालू चार्ज इनटू ईएमएफ से निकाल सकती हूँ, चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, तो मैंने इस तरीके से ले लिया। ये मेरा फोर्स है, एक और वर्क मुझे पता है फोर्स इंटू 2 पाई आर, क्योंकि एक और काम हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सिलरेशन देने का, तो F इंटू 2 पाई आर को इक्वेट किया तो मुझे पता चला ये फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है।
क्योंकि ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी वही था जो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ईएमएफ प्रेरित हो रहा था और उसी प्रेरित ईएमएफ के कारण एक बल लग रहा था जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट हो रहे थे। दूसरा काम मुझे मैग्नेटिक फील्ड का पता है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे यूनिफॉर्म हो वो आपको सर्कुलर मोशन जरूर देगा। तो हमें पता है लोरेंज फोर्स F इज इक्वल्स टू QVB, मैंने Q की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले लिया, दैट इज E देन EVB, और उसको मैंने जब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू के बराबर होता है, आप यहाँ पे लाइन में लिखोगे पर्टिकुलर की मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे यूनिफॉर्म है, यानी आप लिखोगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मोशन करवा रहा है, मींस सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। सो वी कैन से EVB इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, और मुझे m into v पता है मोमेंटम के बराबर होता है। मैंने p की वैल्यू निकाली तो मुझे एक और न्यूटन्स लॉ पता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ, वो क्या होता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, देन फोर्स इज इक्वल्स टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। इसकी वैल्यू जब मैंने p की रखी तो EB आ रहा है, मुझे वहां से पता चला चार्ज और इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट होता है। बीटाट्रॉन घुमा भी सर्कुलर रेडियस पे, सॉरी कांस्टेंट रेडियस पे घुमा रहा है, तो r भी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू है d5 और dt। दोनों को जब मैंने इक्वेट किया तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आई, और इस तरीके की वैल्यू जब मैंने इंटीग्रेट किया तो 5 का वैल्यू कुछ ऐसा आया जिसको बोलते हैं बीटाट्रॉन कंडीशन। तो छोटा सा पार्ट इसका रह गया इंजेक्शन और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो जो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।